हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सरफराज आलम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आलम स्टडी सेंटर पर। मैं आप लोगों को 10th क्लास का मैथ पढ़ाऊंगा और मैथ में हम शुरुआत करेंगे वास्तविक संख्या से। पहला चैप्टर हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या और उसी से हम लोग शुरुआत करेंगे, वास्तविक संख्या से ही। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम लोग मैथ के बारे में समझेंगे। मैथ क्या है, गणित क्या है। जैसे मान लीजिए बोर्ड पर लिखा जा रहा है गणित। गणित इंग्लिश में मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द, मैथमेटिक्स ग्रीक भाषा के शब्द मैथेमा से मिलकर बना है। मैथेमा से मिलकर बना है। मैथमेटिक्स ग्रीक भाषा के शब्द मैथेमा से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ जानना, जानना या जानकारी प्राप्त करना होता है। जानना या जानकारी प्राप्त करना होता है। मैथमेटिक्स ग्रीक भाषा के शब्द मैथेमा से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ जानना या जानकारी प्राप्त करना होता है। गणित, गणित मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि बताइए गणित किसे कहते हैं, गणित का परिभाषा बताइए। आप गणित पढ़ रहे हैं तो बताइए गणित किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा गणित उन विधाओं का समूह है। गणित उन विधाओं का समूह है जिसमें विभिन्न मात्रकों, जिसमें विभिन्न मात्रकों, संख्याओं, विभिन्न मात्रकों, संख्याओं, परिमाणों, मात्रकों, संख्याओं, परिमाणों, परिमाणों के बीच संबंध तथा उसके गुण का अध्ययन किया जाए। ध्यान दीजिए, आप इस तरह भी बोल सकते हैं, उन विधाओं का समूह जिसमें विभिन्न मात्रकों, संख्याओं तथा परिमाणों के बीच संबंध और उसके गुण का अध्ययन किया जाए, उसे गणित या मैथमेटिक्स कहते हैं। फिर से, गणित उन विधाओं का समूह है, गणित उन विधाओं का समूह है जिसमें विभिन्न मात्रकों, संख्याओं, परिमाणों के बीच संबंध और उसके गुण के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे गणित कहते हैं। चाहे इस तरह बोल दीजिए, छोड़िए, इस तरह बोलिए, उन विधाओं का समूह, उन विधाओं का समूह जिसमें विभिन्न मात्रकों, संख्याओं, परिमाणों के बीच संबंध और उसके गुणों का अध्ययन किया जाए, उसे गणित कहते हैं। ध्यान दीजिए, गणित के पिता, आपसे कोई पूछे कि बताइए गणित के पिता किसे कहते हैं, गणित का जनक किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि गणित के जनक यूनानी गणितज्ञ, गणित के जनक यूनानी गणितज्ञ आर्किमिडीज है। यानी आर्किमिडीज को, आर्किमिडीज जन्म आपसे कोई पूछे तो बोल दीजिएगा 287 ईसा पूर्व से 212 ईसा पूर्व, 212 ईसा पूर्व। गणित के पिता यूनानी गणितज्ञ आर्किमिडीज को कहा जाता है, अर्थात आर्किमिडीज ही गणित के जनक है, गणित के पिता हैं। कहां के रहने वाले थे? यूनान के। आपसे कोई पूछे कि बताइए गणित के जनक मतलब आर्किमिडीज कहां के निवासी थे, तो आप बोलिएगा यूनान के। फिर से एक बार देख लीजिए, गणित इंग्लिश से जी
इंग्लिश में जिसे हम मैथमेटिक्स कहते हैं। हमने बताया आपको कि मैथमेटिक्स ग्रीक भाषा के शब्द मैथेमा से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ जानना या जानकारी प्राप्त करना होता है। आगे, गणित किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछे कि बताइए गणित की परिभाषा बोलिए, गणित किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा उन विधाओं का समूह जिसमें विभिन्न मात्रकों, संख्याओं, परिमाणों के बीच संबंध तथा उसके गुण का अध्ययन किया जाए, उसे गणित कहते हैं, उसे मैथ कहते हैं, उसे मैथमेटिक्स कहते हैं। आगे बढ़िए, जैसे मान लीजिए मैथ, मैथ इस तरह आप लिख रहे हैं, मैथ। मैथ में क्या है देखिए, MATHS। एम से आप चाहे तो बोल सकते हैं मेंटल, मेंटल। ए से एबिलिटी, ए से एबिलिटी, उसके बाद यह टू हो जाएगा। एच से हैंडल, एच से हैंडल। एस से सिचुएशन, सिचुएशन। देखिए मेंटल का माने होता है हिंदी में मानसिक, मेंटल का माने हिंदी में मानसिक, मानसिक। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, क्षमता। हैंडल मतलब होता है संभालना, संभालना। और सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, स्थिति। एम से मेंटल, ए से एबिलिटी, टी से टू हो जाएगा, एच को हम हैंडल समझेंगे और एस को हम सिचुएशन पढ़ेंगे। मानसिक क्षमता, संभालना, स्थिति। तो क्या बोलिएगा, ध्यान दीजिए, गणित हमें मानसिक क्षमता प्रदान करता है, गणित हमें मानसिक क्षमता प्रदान करता है, जिसके द्वारा हम किसी भी स्थिति को संभालने लायक हो जाते हैं, किसी भी स्थिति को झेलने लायक हो जाते हैं, उसे पार पाने लायक हो जाते हैं। अर्थात गणित आप में इतना तर्क शक्ति उत्पन्न करेगा कि आप स्थिति को संभालने योग्य होइएगा, स्थिति को संभाल पाइएगा। ये गणित है। ऐसा मानना है कि गणित और मानव दोनों का विकास साथ साथ हुआ है, या यूं मान लीजिए आप कि गणित हर व्यक्ति के अंदर छुपा है, और व्यक्ति नहीं, जानवर और चिड़िया में भी गणित की बोध और समझ होती है। उदाहरण के लिए, हमारे पास दो हाथ है, दो पैर है, दो कान है, इसी प्रकार हमारे मुंह में 32 दांत है। हमारा हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। सोचिए, 2 32 72, ये क्या है, गणित है। दो हाथ, दो कहां से आया भाई, गणित से। हृदय 72 बार धड़का, 72 कहां से आया, गणित से। कहने का मतलब है कि गणित स्वयं हमारे अंदर है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य के विकास के साथ साथ गणित का भी विकास हुआ है, यानी गणित और मानव दोनों का विकास साथ साथ हुआ है। अब आइए मान लीजिए पक्षी की बात करते हैं। सोचिए, अगर किसी पक्षी के घोंसला में 3 अंडा है और आपने उस 3 अंडे में से एक अंडा निकाल लिया, मान लीजिए आप उसमें से एक अंडा हटा देते हैं, जब वह पक्षी अपने घोंसले में लौटता है तो वह अपना अंडा ढूंढता है, खोजता है। मतलब क्या हुआ, उसको भी गणित का बोध है, उसको भी गणित का समझ है, उसे भी पता है
कि इस घोंसले में 3 अंडा थे और हमने एक अंडा को हटा दिया है। कहने का तात्पर्य है कि पक्षी भी गणित को समझते हैं, मनुष्य भी गणित को समझते हैं, यहां तक कि जानवर भी गणित को समझते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई जानवर जो है, जैसे मान लीजिए कोई कुतिया है, उसके 5 बच्चे हैं और आप उसमें से 2 बच्चे को हटा दीजिए। आप देखिए वह अपने उस 2 बच्चे को पूरा दिन तलाश करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, उसे भी बोध है, उसे भी समझ है कि उसके 5 बच्चे थे और आपने 2 बच्चा उसमें से हटा दिया है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि गणित का उदय, गणित का विकास मानव सभ्यता से, मानव के साथ साथ हुआ है। तो क्या समझे आप, ध्यान दीजिए, गणित हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, गणित हमें मानसिक क्षमता प्रदान करता है, जिससे हम समस्याओं को, जिससे हम स्थिति को संभाल पाए, स्थिति को बेहतर ढंग से उसे समझ पाए। यह गणित हमारे अंदर ऐसा तर्क उत्पन्न कराता है, ऐसी क्षमता उत्पन्न कराता है गणित पढ़ने से। तो आप समझ गए। मान लीजिए कोई फिर पूछे आपसे, बताइए कि गणित की परिभाषा क्या है, आप बोलिएगा उन विधाओं का समूह, बोलिएगा आप उन विधाओं का समूह जिसमें विभिन्न मात्रकों, संख्याओं, परिमाणों के बीच संबंध तथा उसके गुण का अध्ययन किया जाए, उसे हम गणित कहते हैं। आपसे कोई पूछे बताइए गणित के पिता कौन है, तो आप बोलिएगा आर्किमिडीज। आर्किमिडीज कहाँ के रहने वाले थे, तो बोलिएगा यूनान के। आर्किमिडीज यूनानी गणितज्ञ थे, यूनान के रहने वाले थे। ये थोड़ा सा गणित के बारे में था, थोड़ा सा जानकारी जो था वो गणित के बारे में हमें देना था। अब चलिए हम अपने प्रश्नावली पर आते हैं, हम अपने पाठ पर आते हैं। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, 10 क्लास का पहला पाठ वास्तविक संख्या, रियल नंबर, और 9 क्लास का पहला पाठ संख्या पद्धति। मतलब क्या हुआ, 10 क्लास और 9 क्लास दोनों के ही पहला पाठ में हमें संख्या के बारे में पढ़ना है, हमें संख्या के बारे में अध्ययन करना है। इसलिए हम चाहेंगे कि हम शुरू से संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे, एक एक संख्या को हम समझेंगे। ध्यान दीजिए बोर्ड पर। जैसे पहला संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इंग्लिश में आप बोलिएगा इसे नेचुरल नंबर, और नेचुरल का पहला अक्षर एन है, इसलिए हम नेचुरल नंबर को एन द्वारा सूचित करते हैं, एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, आप बोलिएगा गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे एन द्वारा सूचित किया जाता है, जिसे एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे क्या है, गिनती मान लीजिए 5 उंगली है, गिनती कहां से कीजिएगा, 1 2 3 4 5, मतलब गिनती 1 से शुरू होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत तक, अनंत तक यह जाएगा, गिनती अनंत तक पहुंचेगा। ऐसा मत समझ लीजिए कि गिनती सिर्फ 100 तक होता है, 100 के आगे 200 300 400 500 1000 2000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़, यानी गिनती अनंत तक जाएगा, केवल 100 तक नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, क्या बोलिएगा, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, बोलिएगा गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे एन द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक थैला है,
हमारे पास एक झोला है, ले लीजिए, इस तरह मान लीजिए एक झोला है, इसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर संख्या लिख कर डाला गया है। जैसे समझिएगा, यहाँ एक लिख कर डाला है, इसमें इसमें मान लीजिए 5 लिख कर डाला है, इसमें मान लीजिए 6 लिखा है, इसमें मान लीजिए 10 लिखा है, मान लीजिए इसमें 50 लिखा है, मान लीजिए इसमें 80 लिखा है, मान लीजिए इसमें 65 लिखा है। इस तरह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर इन संख्याओं को लिखकर इस थैला में, इस झोला में डाला गया है। आपसे कहा जाए कि इस झोला पर नाम लिखिए, इस झोला पर क्या नाम लिखिएगा बताइए। आप देख रहे हो कि जो भी संख्या लिखा गया है, यह संख्या जो है गिनती में आता है, यह संख्या गिनती की संख्या है। इसलिए आप इस झोला पर क्या लिख सकते हैं? प्राकृत संख्या। झोला पर क्या लिखिएगा? प्राकृत संख्या, क्योंकि जो भी संख्या लिखा गया है सभी संख्याएं गिनती में आती है। इसलिए हम चाहे तो झोला पर क्या लिख सकते हैं? प्राकृत संख्या। तो क्या समझ गए आप? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे एन द्वारा सूचित किया जाता है, जिसे एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। आगे हमको पढ़ना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इंग्लिश में आप इसे होल नंबर बोलिएगा। होल नंबर जो डब्लू से लिखा जाता है, डब्लू से होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या को डब्लू द्वारा सूचित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा, बताइए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? परिभाषा सुनिए, क्या बोलिएगा? बोलिएगा, यदि गिनती की संख्या का शुरुआत शून्य से हो, यदि गिनती की संख्या का शुरुआत शून्य से हो तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर से सुनिए, यदि गिनती की संख्या का शुरुआत शून्य से हो, समझ लीजिए, फिर से देखिए एक बार। मान लीजिए लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। आपसे कोई पूछे कि बताइए इसका शुरुआत कहां से हुआ, किससे हुआ है, तो आप बोलिएगा 1 से हुआ है। इसका शुरुआत 1 से हुआ है, परंतु इसके आगे हम मान लीजिए 0 लगा दें। अब बताइए ये गिनती की संख्या का शुरुआत किससे हुआ है, तो आप बोलिएगा 0 से हुआ है। बस परिभाषा वही है कि यदि गिनती की संख्या का शुरुआत 0 से हो तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसे डब्लू द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए झोला है, यह थैला है, इसमें हम संख्या लिख कर डाल दिए हैं। मान लीजिए कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर हमने 1 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 10 लिखा, 50 लिखा। मान लीजिए इसी में हमने 0 लिख दिया, मैंने कागज पर छोटे टुकड़े पर 0 लिख कर डाल दिया। इसमें मान लीजिए हमने 8 लिख दिया, मान लीजिए हम इसमें 12 लिख दिए। अब बताइए, आपसे कोई पूछे कि बताइए इस झोला पर क्या लिखिएगा, आप सोचिए। आप बोलिएगा कि इस झोला पर पूर्ण संख्या लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें शून्य है। अब सोचिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए हम शून्य को हटा दे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस झोला पर क्या लिखा जाएगा, तो आप बोलिएगा कि इस पर प्राकृत संख्या लिखा जाएगा, क्योंकि यह गिनती की संख्या है। परंतु जैसे ही इसमें शून्य को मिला दीजिएगा, अब झोला पर क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा कि इस पर पूर्ण संख्या लिखा जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि गिनती की संख्या का शुरुआत 0 से होगा तो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे, जिसे डब्लू द्वारा सूचित किया जाता है, डब्लू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आगे हमको पढ़ना है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ध्यान से देखिए, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, इंटीजर। देख लीजिए, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर का पहला अक्षर आई है, तो क्या पूर्णांक संख्या को हम आई द्वारा सूचित करेंगे? नहीं।
पूर्णांक संख्या को जेड द्वारा सूचित किया जाता है। पूर्णांक संख्या को जेड द्वारा सूचित किया जाता है। क्यों सूचित किया जाता है, ध्यान दीजिए। देखिए, पूर्णांक जो शब्द है वह जर्मन भाषा के शब्द, पूर्णांक जो शब्द है वह जर्मन भाषा के शब्द जेहलिन से मिलकर बना है। जेहलिन, पूर्णांक जो है जर्मन भाषा के शब्द जेहलिन से मिलकर बना है। जेहलिन, पूर्णांक जर्मन भाषा के शब्द जेहलिन से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ गिनना या गिनती करना होता है। शाब्दिक अर्थ गिनना या गिनती करना होता है। और जेहलिन का पहला अक्षर जेड है, इसलिए पूर्णांक संख्या को जेड द्वारा सूचित किया जाता है, जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर से समझिए, हमने बोला कि पूर्णांक जो शब्द है वह जर्मन भाषा के शब्द जेहलिन से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ गिनना या गिनती करना होता है। और जेहलिन का पहला अक्षर जेड है, इसलिए पूर्णांक संख्या को जेड द्वारा सूचित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब समझिए, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या का परिभाषा क्या है। पहले ध्यान से देखिए, सोचिएगा ये क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिए बोर्ड पर। मान लीजिए लिखा गया है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। कोई पूछेगा कि बताइए क्या है, तो आप बोलिएगा ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। अब इस पूर्ण संख्या के साथ मान लीजिए हम ऋणात्मक संख्या को मिला दें, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट, यहां से लेकर यहां तक ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का किए है आप, पूर्ण संख्या के साथ हम ऋणात्मक संख्या को मिला दिए हैं। ऋणात्मक संख्या का मतलब है जिन संख्या में माइनस का चिन्ह हो, जिन संख्याओं में माइनस का चिन्ह हो उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो समझिए, यदि पूर्ण संख्याओं के साथ, परिभाषा सुनिए क्या है, यदि पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाए, ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिया जाए, तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है। फिर से समझिए, यदि पूर्ण संख्या के साथ, पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिया जाए, ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाए, तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है। अब देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यहां से लेकर यहां तक यह पूरा पूरा पूर्ण संख्या है। और इन पूर्ण संख्याओं के साथ हमने मिलाया है, किसे मिलाया है, ऋणात्मक संख्या को। किन संख्या को मिलाया है, ऋणात्मक संख्या को। तो परिभाषा का बोलिएगा, यदि पूर्ण संख्याओं के साथ, यदि पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाए, तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यह एक थैला है, इस थैला में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर संख्या लिखकर डाला गया, जैसे 1 लिखा गया है, 5 लिखा गया, 6 लिखा गया, आप तो देख ही रहे क्या संख्या लिखा गया, और इसमें मिला दे रहे हैं। देखिए बोर्ड पर, जैसे मान लीजिए -3 लिखा है, माइनस मान लीजिए 5 लिखा है, मान लीजिए -9 इसमें लिखकर डाला गया है, मान लीजिए इसमें लिखा है -50, मान लीजिए इसमें लिखा गया है -6, मान लीजिए इसमें लिखा गया है -11। आपसे कोई पूछे कि बताइए झोला पर का नाम लिखिएगा, झोला पर नाम लिखना है तो आप बताइए कि इस झोला पर का नाम लिखिएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए पूर्णांक संख्या। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। मतलब क्या हुआ, आप क्या समझे, ध्यान दीजिए। आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं,
चाहे वह धनात्मक हो चाहे वह ऋणात्मक हो, तथा शून्य को सम्मिलित रूप से मतलब मिलाकर पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहा जाता है। परिभाषा और बेहतर ढंग से बोलना है तो आप बोलिएगा कि यदि पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, उसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है। आप बोल दीजिएगा, ध्यान दीजिए फिर से। इस झोरा पर नाम लिखना है, इस थैला पर नाम लिखना है। बताइए, सोच लीजिए। आप देखिएगा कि इसमें धनात्मक संख्या भी है, मतलब गिनती की संख्या भी है, फिर शून्य भी है, फिर इसमें ऋणात्मक संख्या भी है, तो ऋणात्मक भी है, धनात्मक भी है, शून्य भी है, तो आप इस पर नाम लिख सकते हैं पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। आगे मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि बताइए शून्य क्या है, शून्य के बारे में आपसे पूछ रहा है कि बोलिए शून्य क्या है। आप बोलिएगा शून्य एक पूर्णांक है। ध्यान से सुनिए, बोलिएगा आप कि शून्य एक पूर्णांक है जो ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, जो ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। आगे ऊपर से देखा जाएगा, फिर से देखिए बोर्ड पर। मान लीजिए आपसे सवाल कोई पूछेगा कि बताइए क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। प्रश्न सुनिएगा, पूछा जाएगा कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए मिलाइए, प्राकृत संख्या में ऊपर एक है तो नीचे भी यहां पर एक है, पूर्ण संख्या में दो है, दो है, तीन है, तीन, चार है, चार मिल रहा है, पांच है, पांच है, छह है, छह। मतलब प्राकृत संख्या में जितनी संख्याएं हैं सब के सब पूर्ण संख्या में मिल रही है। प्राकृत संख्या में जितनी भी संख्याएं हैं सारी संख्याएं पूर्ण संख्या में मिल रही है। अतः कह दीजिएगा कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। जवाब फिर से सुनिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। तो जितना प्राकृत संख्या में संख्या था सब के सब पूर्ण संख्या में मिल रहा है। एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, यानी सारी संख्याएं, ऊपर वाली सारी संख्याएं नीचे वाली सारी संख्याओं में मिल रही है। इसलिए आप कह दीजिएगा कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। आगे बढ़िए। इसी प्रकार आपसे कोई पूछेगा कि बताइए क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। तो देख लीजिए, ऊपर जितना भी अंक है, ऊपर का मतलब है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में जितना भी अंक है पूर्णांक संख्या में सारा अंक मिल रहा है। एक यहाँ पर है तो यहाँ पर है, दो भी है, तीन भी मिल रहा है, चार भी मिल रहा है, पांच भी मिल रहा है, आगे छह भी मिलेगा, सात, आठ, नौ, दस, सब यानी प्राकृत संख्याएं की जितनी भी संख्या है सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या में मिल रही है। अतः आप बोल दीजिएगा कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। कोई पूछे फिर सवाल समझिए। मान लीजिए सवाल आएगा कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, तो आप बोलिएगा हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। अब हम आगे अब उल्टा चलेंगे, देखिएगा बोर्ड पर। प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। तो जवाब दीजिएगा नहीं। क्यों नहीं। तो देखिए, पूर्ण संख्या में शून्य है, पूर्ण संख्या में शून्य है, परंतु प्राकृत संख्या में शून्य नहीं है। अतः बोल दीजिएगा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है, किंतु सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि ऊपर वाला में जितना अंक है सब के सब नीचे वाले में मैच कर रहा है, सब मिल रहा है, परंतु नीचे वाला अंक ऊपर वाला में नहीं मिल रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, किंतु सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। आगे बढ़िए।
इसी प्रकार आपसे कोई पूछेगा कि बताइए क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो जवाब दीजिएगा नहीं। देख लीजिए, पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या है, पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं है, इसलिए सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर समझ लीजिए एक बार, देखिए प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या तो आप बोले हैं गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, प्राकृत संख्या को हम हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। प्राकृत संख्या को हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि बताइए प्रथम 5 हिंदू अरबी संख्या बताइए। मान लीजिए आपको पता नहीं है कि हिंदू अरबी संख्या किसे कहते हैं, आप जवाब नहीं दे पाइएगा, आप तो केवल प्राकृत संख्या जान रहे हैं। तो आप जानिए कि प्राकृत संख्या को ही हिंदू अरबी संख्या कहते हैं। और प्रथम 5 पूछ रहा है, प्रथम 5 मतलब शुरुआत वाला 5, मतलब 1 2 3 4 5, ये प्राकृत संख्या भी है और ये हिंदू अरबी संख्या भी है। मतलब आप समझ लीजिए कि प्राकृत संख्या को ही हिंदू अरबी संख्या कहा जाता है। आगे बढ़िए, हिंदू अरबी संख्या आप समझ गए। चलिए आगे है, आगे पढ़ना है हमें, ध्यान दीजिए, आगे पढ़ना है परिमेय संख्या। समझिएगा, परिमेय संख्या, इंग्लिश में रेशनल नंबर। ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या को हम क्यू द्वारा सूचित करते हैं, क्यू द्वारा। देखिए, परिमेय संख्या का जो परिभाषा है वह 3 टुकड़ा में बटा है। परिमेय संख्या का परिभाषा 3 खंडों में बटा है और हमें वो तीनों खंड समझना है। ध्यान से देखिएगा, पहला खंड है या शुरुआत हो रहा है, समझिएगा, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए। 1 नंबर बात, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए। आगे, जहां P और Q पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं हो। ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप इस तरह लिखे Q बराबर 0, अभी बोलिएगा इसे Q बराबर 0, परंतु जब बराबर को इस प्रकार काट दीजिएगा तब इसी को पढ़िएगा Q बराबर नहीं हो 0 के, Q बराबर नहीं हो 0 के, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एक बार और समझिए, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर नहीं हो। अब इसका मतलब समझिए, मतलब क्या है। पहला बात, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए। P बटा Q का मतलब है कि जिस संख्या को बट्टा में लिखा जाए, जिस संख्या को बट्टा में लिखा जाए, बट्टा में, बट्टा मतलब जैसे मान लीजिए या 2/5 लिखा है, 2/5, तो इसी को हम बट्टा बोलते हैं। ऊपर वाले को आप सब जानते हैं कि ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, अंश, और नीचे जो लिखा जाता है उसे हर कहा जाता है। तो बटा के मतलब अंश और हर के रूप में। तो पहला है वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, मतलब बाटा में लिखा जाए, बटा में लिखा जाए। दूसरा बात समझिए, P और Q पूर्णांक हो, मतलब आप यहाँ P समझ रहे हैं कि ABCD का अक्षर है और Q भी ABCD का अक्षर है,
तो आप ऐसा नहीं समझिए। याद रखिए, Q के जगह पर कोई P के जगह पर कोई पूर्णांक बैठेगा और Q के जगह पर भी कोई पूर्णांक बैठेगा। मतलब ऊपर भी कोई पूर्णांक होगा और नीचे भी कोई पूर्णांक होगा। तीसरा शर्त ध्यान से सुनिए, लिखा है Q शून्य के बराबर नहीं हो। Q शून्य के बराबर नहीं हो, इसका मतलब आसान भाषा में समझ लीजिए कि नीचे शून्य नहीं होना चाहिए। नीचे मतलब हर बाटा में नीचे जो है शून्य नहीं रहना चाहिए। 3 शर्त फिर से। पहला शर्त जिसे बाटा में लिखा जाए, दूसरा शर्त अंश और हर मतलब ऊपर और नीचे दोनों ही पूर्णांक हो। तीसरा Q शून्य के बराबर नहीं हो, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे शून्य नहीं होना चाहिए। इन्हीं तीनों शर्त से परिमेय संख्या का परिभाषा बना है। ये तो परिभाषा था कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए जहां P और Q पूर्णांक हो और Q शून्य के बराबर नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम समझते हैं उदाहरण, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई भी गिनती का संख्या ले लीजिए, कोई भी गिनती का संख्या। जब एक गिनती के संख्या को आप साबित करना सीख जाइएगा तो सारी गिनती की संख्याओं को आप साबित कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम 4 ले रहे हैं, 4 के बारे में सोचते हैं, समझिएगा 4 है। तो कोई भी संख्या हो, सबके बट्टा में 1 छुपा रहता है। पहला बात, बोला जा रहा था कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए। आप देख लीजिए 4 को हमने बटा में लिख दिया, इसके बटा में 1 छुपा था। आगे दूसरा शर्त लड़ाइए, तीनों शर्त लड़ना चाहिए। दूसरा शर्त है कि P और Q पूर्णांक हो। P और Q पूर्णांक हो, इसका मतलब ऊपर वाला संख्या भी पूर्णांक हो और नीचे वाला संख्या भी पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। अब देख लीजिए, आप बताइए, ऊपर 4 है, पूर्णांक है, नीचे भी 1 है, ये भी पूर्णांक है। देखिए यहाँ पर पूर्णांक लिखा गया है। नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे जान लीजिए, दुनिया में जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, फिर से सुनिए, दुनिया में जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं, चाहे वह प्लस में हो चाहे वह माइनस में हो, सभी की सभी पूर्णांक होती है। सारी संख्याएं पूर्णांक होती है। तो बताइए, 4 गिनती में आता है, 1 भी गिनती में आता है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक हो गया। तीसरा शर्त समझिए, तीसरा शर्त है नीचे शून्य नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0। विद्यार्थी पूछेगा हम कैसे मान ले, कैसा ही होगा। देखिए, हम चाहे तो बराबर इसे लिख सकते हैं P बटा Q, हम चाहे तो इसे हम लिख सकते हैं बराबर P बटा Q। मतलब देख लीजिए, P के जगह पर कोई पूछे कौन है तो आप बोलिएगा 4 है। P ऊपर है तो 4 भी ऊपर है, इसका मतलब है कि P के जगह पर 4 है। Q नीचे है तो 1 भी नीचे है, इसका मतलब है कि Q के जगह पर 1 है। मतलब 4 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। पहला शर्त जिसे बटा में लिखा जाए, देख लीजिए बटा में हो गया। दूसरा शर्त ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक हो, देख लीजिए दोनों पूर्णांक है। तीसरा शर्त नीचे शून्य नहीं होना चाहिए, देखिए नीचे 1 है, 1 को आप शून्य बोलिएगा। ध्यान दीजिए, नीचे 1 है, इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि 4 एक परिमेय संख्या है। 4 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब 4 से आप चाहे तो कोई भी गिनती की संख्या को साबित कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए एक और संख्या लेते हैं हम, मान लीजिए 15 है। 15, कोई पूछेगा कि बताइए 15 एक परिमेय संख्या है कैसे, तो आप बोल दीजिएगा कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए जहां P और Q पूर्णांक हो और Q शून्य के बराबर नहीं हो। आप परिभाषा बोल रहे हैं, उसको समझाना है कि कैसे परिमेय संख्या है 15। परिभाषा से केवल काम नहीं चलेगा, मैथ का मतलब है समझना। आप समझिएगा तभी कंसेप्ट क्लियर होगा, आप किसी को बता पाइएगा, अन्यथा संभव नहीं है। आगे देखिए क्या बोलिएगा, देखिए बोलिएगा कि देखिए 15 के बटा में 1 छुपा है। पहला बात, वैसी संख्या जिसे बटा में लिखा जाए, P बटा Q के मतलब जिसे बटा में लिखा जाए, देख लीजिए बटा में हो गया।
दूसरा शर्त, पी और क्यू पूर्णांक हो। मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा बताइए यहां पर पी कौन है, तो बोलिएगा 15। पी ऊपर है तो 15 ऊपर है। क्यू कौन है तो बोलिएगा 1। मतलब ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है, क्योंकि दोनों गिनती में आता है। फिर से, पूर्णांक नहीं समझ पा रहे हैं तो ध्यान दीजिए, परिभाषा समझिए, ध्यान दीजिए, परिभाषा छोड़िए, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं, चाहे वह प्लस में हो चाहे वह माइनस में हो, पूर्णांक है। का है? पूर्णांक है। तो बताइए, 15 गिनती में आता है मतलब पूर्णांक है, 1 गिनती में आता है मतलब पूर्णांक है, मतलब पी और क्यू पूर्णांक है। तीसरा शर्त है, नीचे शून्य नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए, नीचे शून्य है, नीचे 1 है, इसका मतलब है कि 15 भी परिमेय संख्या है। 15 भी क्या है? परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, मान लीजिए आगे लिखा है 17/5। 17/5। तो देख लीजिए, पहला शर्त था कि वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए। देखिए, पी बटा क्यू के रूप में है, पी बटा क्यू का मतलब जिसे बाटा में लिखा जाए, तो आप देख लीजिए बाटा में है। दूसरा शर्त, ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो बोलिए 17 पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, क्योंकि दोनों गिनती में आता है। और तीसरा शर्त, नीचे शून्य नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए, नीचे 5 है, 5 को शून्य बोलिएगा, तो नीचे क्या है? 5 है। इसका मतलब है कि ऊपर वाला भी पूर्णांक, नीचे वाला भी पूर्णांक, नीचे शून्य नहीं होना चाहिए, नीचे शून्य नहीं है। इसका मतलब है कि 17/5 एक परिमेय संख्या है। 17/5 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए लिखा गया है -11/3। -11/3। आपसे कोई पूछे बताइए कैसे परिमेय संख्या है, तो बोलिएगा कि पहला शर्त कि यह बटा में है, बटा में है। दूसरा शर्त, ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक होना चाहिए। बताइए, -11 पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। हमने बताया कि दुनिया में जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सारी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो -11 पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। तीसरा शर्त, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए, नीचे 0 नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। आगे बढ़िए, जैसे मान लीजिए लिखा है 2.83। 2.83 लिखा है। अब बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए एक बार, नियम क्या है समझिएगा। नियम है कि आप इस दशमलव को उड़ा दीजिएगा। समझिए, दशमलव को जब उड़ाइएगा तो दशमलव के जगह पर नीचे 1 होगा। समझिएगा, दशमलव के जगह पर नीचे 1 होगा। अब दशमलव के बाद अंक गिन लीजिए, जितना अंक रहेगा उतना नीचे 0 बैठेगा। गिनिए अंक दशमलव के बाद, 1 अंक, 2 अंक, तो नीचे 2 को 0 बैठा दीजिए। देख लीजिए क्या बन गया, क्या बन गया? 283/100। क्या बन गया? 283/100। अब बताइए क्या है परिभाषा? वैसी संख्या, इसको और बढ़िया से लिखना है तो लिख दीजिए 283/100। 283/100 का था परिभाषा, जिसे बटा में लिखा जाए। देख लीजिए बटा में है, जिसे बटा में लिखा जाए तो बटा में है। दूसरा शर्त, ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक होना चाहिए। बताइए, 283 गिनती में आता है? आता है, इसका मतलब पूर्णांक है। 100 भी गिनती में आता है, मतलब पूर्णांक है। तीसरा शर्त, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। बताइए, इसको 0 बोलिएगा आप, ये 100 है, 0 थोड़े है। का है? 100 है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब है कि आपका तीनों शर्त इस पर लड़ रहा है। बटा में होना चाहिए, बटा में है। दूसरा शर्त, ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक होना चाहिए, है दोनों पूर्णांक। तीसरा शर्त, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं है। इसका मतलब है कि 83/100 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि बताइए 1.9 परिमेय संख्या है, तो देख लीजिए आप इस दशमलव को उड़ा दीजिए, दशमलव को उड़ाइएगा बटा में 10 हो जाएगा। क्या समझे? फिर से समझ लीजिए, आप बोले हैं कि दशमलव को जब हम उड़ाते हैं तो दशमलव के जगह पर हम 1 लिखते हैं। देखिए 1 लिखा गया। अब दशमलव के बाद अंक देख लीजिए, दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 0 होगा। बोलिए आप इसको क्या पढ़िएगा? इसको पढ़िएगा 19/10। अब बोल दीजिए नियम क्या है? नियम है कि जिसे बटा में लिखा जाए, आप देख लीजिए बटा में है,
दूसरा शर्त, ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक होना चाहिए। देखिए ऊपर 19 है, नीचे 10 है, ये दोनों गिनती में आता है, इसका मतलब है पूर्णांक है। तीसरा शर्त, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए नीचे 0 नहीं है, इसका मतलब है तीनों शर्त लड़ गया। इसका मतलब है कि 19/10 एक परिमेय संख्या है। आगे बढ़िए। आगे मान लीजिए माइनस वाला भी संख्या एक बार देख लीजिए। मान लीजिए ये -5 लिखा है, चलिए -5 नहीं, मान लीजिए -7 है। आपसे कोई पूछेगा बताइए -7 एक परिमेय संख्या है, तो आप क्या बोलिएगा? देखिए -7 के बटा में 1 छुपा है, -7 के बटा में 1 छुपा है, तो क्या बोलिएगा? देखिए -7/1, तो क्या शर्त था कि जो बटा में हो, देख लीजिए बटा में हो गया। दूसरा शर्त, ऊपर और नीचे पूर्णांक हो, -7 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, क्योंकि हमने बताया कि दुनिया में जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सारी की सारी संख्याएं पूर्णांक होती है। आप देख लीजिए -7 पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। तीसरा शर्त क्या है? नीचे शून्य नहीं होना चाहिए। बताइए नीचे शून्य दिख रहा है आपको? नीचे 1 है, इसका मतलब है कि तीनों शर्त लड़ रहा है। इसका अर्थ है कि -7 भी परिमेय संख्या है, -7 एक परिमेय संख्या है। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि बताइए √25 एक कैसी संख्या है? 1 मिनट रुकिएगा। हाँ तो ठीक है, देखिए √25 के बारे में आपसे कोई पूछे कि बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं, आप देख लीजिए। √25 मतलब 25 का वर्गमूल, रूट लगा है इसका मतलब वर्गमूल। तो आप ही बताइए 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। 5 आ गया 25 का वर्गमूल। अब देख लीजिए 5 के बटा में क्या छुपा है? 1। परिमेय संख्या का पहला शर्त क्या है? बटा में होना चाहिए, देख लीजिए बटा में है। दूसरा शर्त क्या है? ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक होना चाहिए, देख लीजिए 5 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, क्योंकि दोनों गिनती में आता है। तीसरा शर्त, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, देख लीजिए नीचे 0 नहीं है, इसका मतलब है कि √25 एक परिमेय संख्या है। √25 एक परिमेय संख्या है। और आगे देख लीजिए, मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि बताइए √64 एक परिमेय संख्या है, तो आप देख लीजिए √64 का मतलब √64 का मतलब है कि 64 का वर्गमूल। अब बताइए आप 64 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप बोलिएगा 8। 8 के बटा में क्या छुपा है? 1। परिमेय संख्या की क्या परिभाषा है? जो बटा में है हो, देख लीजिए बटा में है। पहला शर्त जो बटा में हो है बटा में। दूसरा शर्त, ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक होना चाहिए, देख लीजिए 8 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। तीसरा शर्त, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं है, इसका मतलब √64 भी परिमेय संख्या है। मतलब आप क्या समझे? ध्यान दीजिए, मतलब समझिए। मतलब यह है कि वे सारी संख्याएं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए, वे सारी संख्याएं जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए, वह परिमेय संख्या है, वह परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है √18, समझिएगा √18 बटा रूट 8, √18 बटा √8 आएगा परीक्षा में। बताइए परिमेय संख्या है का अपरिमेय संख्या? आप बिना सोचे समझे मार दीजिएगा अपरिमेय संख्या। का है भाई? तो 8 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, 18 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तुरंत गलत हो जाएगा। पहले देख लीजिए, जब भी ऐसा रहे संख्या जब पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, तो आप इसका गुणनखंड कीजिए, मतलब लसा ले लीजिए। 18 का लसा देखिए बोर्ड पर, इसको रूट को बढ़ाकर इस तरह लिखिए। 18 को हम चाहे तो लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, देख लीजिए तितरी के 9, 9 दूनी 18। 8 है, रूट है तो रूट रहने दीजिए। 8 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, लसा लेंगे लसा,
अब बताइए, आप पढ़े हैं 8 क्लास में कि जिसका जोड़ा लगता है वह रूट से बाहर निकल जाता है। देख लीजिए, ऊपर 3 का जोड़ा लग रहा है, ऊपर जो है वह 3 रूट से बाहर आ गया, तो बताइए रूट में कौन हो जाएगा? तो रूट में 2 हो जाएगा। नीचे देख लीजिए, यहाँ पर 2 का जोड़ा लग रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, रूट में 2 रह जाएगा। अब देख लीजिए, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, बताइए क्या बचा? तो बच गया 3/2। बोलिए परिमेय है कि अपरिमेय है? तो बोलिएगा परिमेय है, क्योंकि बाटा में है। दूसरा शर्त, ऊपर और नीचे पूर्णांक होना चाहिए, है पूर्णांक। तीसरा शर्त, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं है, इसका मतलब है कि परिमेय संख्या है। बताइए, आप पहले इसको अपरिमेय संख्या बोल रहे थे, तो आप बिना सोचे समझे तुरंत चिन्ह मत लगा दीजिए। जब ऐसा संख्या देखिए तो उसको हल कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो ये परिमेय संख्या हुआ। आगे देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है, जिसे रेकरिंग वाला संख्या आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कि बताइए 0.3 पर रेकरिंग, 0.3 पर रेकरिंग बताइए परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? रेकरिंग वाला समझिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए। रेकरिंग वाले के क्या नियम है समझिए। नियम है कि 0 को भी हटा दीजिए, दशमलव को भी हटा दीजिए, रेकरिंग को भी हटा दीजिए। फिर से सुनिए, 0 को भी हटाइए, दशमलव को भी हटाइए, रेकरिंग को हटाइए। बताइए 0 हट गया, दशमलव हट गया, रेकरिंग हट गया, तो बोले कौन बचा? तो बोलिएगा 3। 3 लिख दीजिए, फिर बटा का चिन्ह दीजिए। अब बताइए कितनी संख्या पर रेकरिंग है? तो आप बोलिएगा 2 संख्या पर, नहीं 1 संख्या पर रेकरिंग है। तो जब 1 संख्या पर रेकरिंग है तो नीचे 1 9 लिख दीजिए। जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा, जितना संख्या पर बार रहेगा, इस रेकरिंग को बार भी कहा जाता है। तो जितनी संख्या पर बार रहेगा उतना ही नीचे 9 होगा। आप देख लीजिए, 1 संख्या पर रेकरिंग है इसलिए 1 9 हो गया। अब क्या कीजिएगा, घटा दीजिए, 3 इकाई 3, 3 3 9, बोलिए 1/3 हो गया। अब बताइए आप ही क्या किए, 0.3 पर रेकरिंग को जब हमने हल किया तो 1/3 आ गया। अब देख लीजिए क्या बोले हैं, परिमेय संख्या जो बाटा में हो, देख लीजिए बाटा में है। दूसरा शर्त, ऊपर और नीचे पूर्णांक हो, पी और क्यू पूर्णांक हो, पी का मतलब ऊपर, क्यू का मतलब नीचे, यानी अंश और हर दोनों पूर्णांक हो। तो बताइए 1 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। तीसरा शर्त है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए नीचे 3 है, इसका मतलब है कि 0.3 पर रेकरिंग क्या है? परिमेय संख्या है। मतलब यहां से ही मतलब समझ लीजिए, जितनी भी रेकरिंग वाली संख्याएं हैं, जितनी भी बार वाली संख्याएं हैं, सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। जैसे एक और उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा है 0.23 पर रेकरिंग, समझिएगा दोनों संख्या पर रेकरिंग है। नियम क्या है? एकदम आसान नियम समझिए, 0 भी हटेगा, दशमलव भी हटेगा, रेकरिंग भी हटेगा। 0 को भी हटा दीजिए, दशमलव को भी हटा दीजिए, रेकरिंग को भी हटा दीजिए, हट गया। तो बताइए कौन भाई बचा? तो बोलिएगा 23। 23 बटा का चिन्ह लीजिए। अब बताइए कितने संख्या पर रेकरिंग है? तो बोलिएगा 2 संख्या पर रेकरिंग है। जब 2 संख्या पर रेकरिंग है तो नीचे 2 को 9 लिख दीजिए, 2 को 9 हो गया। अब बताइए बन गया 23/99। 23/99 क्या बोले हैं? जो संख्या बटा में हो, देख लीजिए बटा में है। दूसरा शर्त, ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक होना चाहिए। बताइए 23 भी गिनती में आता है, 99 भी गिनती में आता है, इसका मतलब है दोनों पूर्णांक है। तीसरा शर्त, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। देख लीजिए नीचे 0 नहीं है, इसका मतलब है कि 0.23 पर रेकरिंग एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। तो क्या आप समझ गए? जितनी भी दुनिया में रेकरिंग वाली संख्याएं हैं, जितनी भी रेकरिंग वाली संख्याएं हैं, याद रखिए आप उसे हमेशा परिमेय संख्या बोलिएगा, हमेशा वह परिमेय संख्या होती है। तो आप क्या समझे परिमेय संख्या का परिभाषा? बोलेगा वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, 1 नंबर शर्त। दूसरा शर्त, P और Q पूर्णांक हो। तीसरा शर्त, Q बराबर नहीं हो शून्य के, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? नीचे, नीचे मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या सीखे? जो बाटा में हो, अपने भाषा में समझिए। पहला है जो बाटा में हो, दूसरा
ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक हो, तीसरा नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्त लड़ गया तो आप बोल दीजिए कि परिमेय संख्या है। अगर यह तीनों शर्त नहीं लड़ रहा है, परिमेय संख्या नहीं है। आइए देखिए आगे। आगे अब हम लोग को पढ़ना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, देखिए बोर्ड पर, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए क्या बोलेगा, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए। पहला शर्त, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए। आगे, जहां P और Q पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक हो, इसमें भी लिख दीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं हो शून्य के, Q के जगह पर शून्य नहीं होना चाहिए। पहला ही शब्द देख लीजिए, जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए, मतलब जिसे बटा में नहीं लिखा जाए, जहां P और Q पूर्णांक हो, Q शून्य के बराबर नहीं हो। विद्यार्थी बोलेगा कि वही तो बात हो गया, परिमेय और अपरिमेय वाला बात हो गया। पहला वाला बात समझिए, जिसे बटा में नहीं लिखा जाए। जैसे मान लीजिए, अब देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा हम मिटकार रहे हैं, आप देखिएगा, जगह नहीं बच रहा है इस पर। जैसे मान लीजिए, यहां देखिए, यहां पर जैसे मान लीजिए √2 है, √2। आपसे कोई पूछे कि बताइए √2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो जैसे आप पढ़े उसे शर्त लड़ाइए, बताइए √2 के बटा में एक छुपा है। क्या बोले हैं आप? वैसी संख्या जिसे बटा में लिखा जा सके। आप देख रहे हैं, ये तो बटा में हो गया, ठीक है, बटा में हो गया। आगे बढ़िए, जहां P और Q पूर्णांक हो, ऊपर वाला भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे वाला भी पूर्णांक होना चाहिए। बताइए, ऊपर √2 है, ऊपर √2 है, और बताइए √2 कभी पूर्णांक होता है? √2 गिनती में आता है? कभी गिना है गिनती? 1 2 3 4 5 और उसके बाद √2 बोलते हैं। 5 के बाद तो 6 आता है, √2 कहां से हो जाएगा? मतलब √2 कभी गिनती में नहीं आता है, और जब गिनती में नहीं आता है तो यह पूर्णांक नहीं है। और जब √2 पूर्णांक नहीं है तो परिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। इसका मतलब है √2 एक अपरिमेय संख्या है। विद्यार्थी कहेगा अभी हमको पूरा समझ में नहीं आया, फिर से देख लीजिए एक बार। √2 मतलब 2 का वर्गमूल निकालिए। तो देखिए, 2 का जब वर्गमूल निकालिएगा आप, तो इसका वर्गमूल आएगा 1.414। 2 का वर्गमूल 1.414 ... विद्यार्थी समझिए नहीं पा रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पर चल रहे हैं, मैं यहाँ पर चल रहा हूं, और आपसे आप किसी एक विद्यार्थी को बोल दूं कि मैं कितना चल रहा हूं उसे मापिए, मैं कितना चल रहा हूं उसे मापिए। एक विद्यार्थी मान लीजिए माप रहा है, और उसी को कॉपी पर भी लिखना है, मतलब माप कर कॉपी पर लिखना है। चाहे मान लीजिए एक दूसरा विद्यार्थी को कॉपी पर लिखना है माप कर। अब हम चल रहे हैं और माप रहा है, तो मान लीजिए दूसरा जो विद्यार्थी है वो कुछ देर के बाद पूछेगा कि बताओ कितना चले, कितना लिखना है कॉपी पर। तो क्या बोलेगा वो बोलेगा कि रुकेंगे तब ना हम बताएंगे कि कितना चले, ये तो रुकिए नहीं रहा है, 1.414 ... देखिए आप रुक रहा है, यह रुक नहीं रहा है, मतलब इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है। और जब पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है तो यह परिमेय संख्या नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है, और जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। देख लीजिए आगे मान लीजिए √3 है, √3। आपसे कोई पूछे कि बताइए √3 क्या है, तो देख लीजिए 3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 3 परिमेय संख्या नहीं है, और जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। जैसे 3 का वर्गमूल निकालिएगा, आएगा 1.7325 ... मतलब ये भी रुकने वाला नहीं है, रुकेगा नहीं, मतलब यह पूर्णांक नहीं है, और जब पूर्णांक नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं। सीधा बात आप समझ लीजिए, √5 चाहे √3, √5 चाहे √6 का
ये बताइए गिनती में आता है? तो आप बोलिएगा गिनती में नहीं आता है। और जब गिनती में नहीं आता है तो पूर्णांक नहीं है, और जब पूर्णांक नहीं है तो परिमेय नहीं है, और परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय। ठीक है, तो जो भी संख्या है, जो भी संख्याएं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, तो आप उसे हमेशा बोल दीजिएगा कि यह अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा और देख लीजिए, पाई। पाई भी एक अपरिमेय संख्या परीक्षा में आएगा कि पाई बताइए कैसी संख्या है, तो आप बोलिएगा अपरिमेय संख्या। विद्यार्थी कहेगा कि पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान 22/7, ये तो परिमेय संख्या है। ठीक है, 22/7 परिमेय संख्या है, परंतु आप ध्यान दीजिए पाई का पूरा पूरा मान 22/7 नहीं होता है। आप ये नहीं लिख सकते हैं कि पाई बराबर 22/7। याद रखिए, ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई बराबर नहीं होता है 22/7। गणना को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए पाई का मान लगभग 22/7 मान लिया गया है। पाई का मान 22/7 लगभग में है, पूरा पूरा नहीं है। अतः 22/7 परिमेय संख्या है, परंतु स्वयं पाई परिमेय नहीं है, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है। पाई कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़िए। जैसे मान लीजिए इस प्रकार भी संख्या रहता है, देखिएगा बोर्ड पर, जैसे लिखा है 0.1210, फिर 1200, फिर 1230, डॉट 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 डॉट। इसे भी अपरिमेय संख्या कहा जाएगा, क्योंकि इसे अनवसानी दशमलव प्रसार कहते हैं, और यह भी एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय नहीं है क्योंकि इसमें भी डॉट लगा है, मतलब यह भी रुकेगा नहीं, इसलिए यह भी एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो क्या सीखे आप? जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो वह परिमेय संख्या हो जाएंगी, और जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, बताइए क्या परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? क्वेश्चन आएगा कि क्या परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो आप जवाब दीजिएगा नहीं। क्यों नहीं भाई? तो आप देख रहे हैं कि परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है। आप लिखे हैं P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां P और Q पूर्णांक हो, और सवाल पूछ रहा है क्या पूर्ण होती है? तो याद रखिए परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, बल्कि परिमेय संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। आप पूर्णांक बोलिएगा, पूर्ण संख्या नहीं बोलिएगा। आगे बढ़िए। तो आप परिमेय देख लिए, अपरिमेय देख लिए। अपरिमेय फिर समझ लीजिए, क्या बोलिएगा? परिभाषा वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए। अच्छा विद्यार्थी समझाना है, फिर से देख लीजिए एक बार। जैसे मान लीजिए लिखा गया है, जैसे मान लीजिए लिखा गया है √7 बटा में, जब चाहे मान लीजिए कोई पूछा है कि बताइए √7 परिमेय है कि अपरिमेय है? √7 परिमेय है कि अपरिमेय? तो क्या बोलिएगा? √7 के बटा में एक छुपा है। आप बोले हैं कि वैसी संख्या जिसे बटा में लिखा जाए, तो ये तो बटा में हो गया। दूसरा शर्त, ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक हो। अब बताइए √7 पूर्णांक है? √7 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि आप क्या बोले हैं? जितना भी दुनिया में गिनती की संख्या है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सभी की सभी पूर्णांक होती है। तो बताइए √7 गिनती में आता है? √7 गिनती में नहीं आता है, इसलिए यह परिमेय नहीं है, मतलब पूर्णांक नहीं है। और जो पूर्णांक नहीं है वह परिमेय नहीं है, और जो परिमेय नहीं है वह अपरिमेय है। तो आप क्या बोलिएगा? √7 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब क्या ध्यान दीजिए, हम 10 क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, और 10 क्लास के पहला पाठ का नाम है वास्तविक संख्या। अब हम आते हैं वास्तविक संख्या पर। किस संख्या पर? वास्तविक संख्या पर। देखिए बोर्ड पर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर।
वास्तविक संख्या, इसे बड़ा आर द्वारा सूचित किया जाता है। समझिए, पूछा जाए कि बताइए वास्तविक संख्या, हमारा पाठ का नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। अब हम अपने पाठ पर आ चुके हैं। 10 क्लास के पहला पाठ का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पर अब हम आए हैं। कोई पूछे कि बताइए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से मतलब मिलाकर, सम्मिलित रूप से मतलब मिलाकर वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा पॉकेट है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर हमने परिमेय संख्या लिखकर इसमें डाल दिया और हमने इसमें अपरिमेय संख्या भी लिखकर डाल दिया। तो मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे कि बताइए इस पॉकेट पर क्या नाम लिखिएगा, तो आपको क्या बोलना चाहिए? आपको बोलना चाहिए वास्तविक संख्या। क्या बोलना चाहिए? वास्तविक संख्या। फिर समझिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप नहीं समझे, जैसे मान लीजिए बोलना है तो बोलिएगा 22/7, 22/7, फिर बोल दीजिएगा 8, फिर बोल दीजिएगा √9, जैसे बोल दीजिएगा √2, जैसे बोल दीजिएगा पाई, जैसे बोल दीजिएगा -3/2, जैसे बोल दीजिएगा 0.12 10 12 00 12 30 डॉट 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 डॉट। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ संख्या परिमेय भी है और कुछ संख्या अपरिमेय भी है। तो क्या हो गया? वास्तविक संख्या। परिभाषा एक बार और समझिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछेगा तो बोलिएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक झोला है, ये एक झोला है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर संख्या लिखकर मान लीजिए इसमें डाला गया है। पहला संख्या जैसे मान लीजिए -11 लिखा है इसमें, जैसे अगला संख्या है 3.14 लिखा है, जैसे अगला संख्या है मान लीजिए लिखा है -2/7 लिखा है, जैसे मान लीजिए √2 लिखा है, जैसे मान लीजिए पाई लिखा है, जैसे इसमें मान लीजिए √7 लिखा है, जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है √18/8, इस तरह लिखा है। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि बताइए झोला पर क्या लिखिएगा, झोला का नाम लिखना है, झोला पर नाम लिखना है, क्या लिखिएगा? तो देखिए आप देख रहे हैं कि उसमें कुछ परिमेय संख्या है और इसमें कुछ अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। तो आप बोल दीजिएगा कि झोला पर वास्तविक संख्या लिखा जाएगा। झोला पर क्या नाम लिखा जाएगा? वास्तविक संख्या। क्या समझे? परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। क्या द्वारा सूचित किया जाता है? आर द्वारा। आपका समझे? देखिए बोर्ड पर, वास्तविक संख्या डिपेंड करेगा, देखिए बोर्ड पर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। मान लीजिए सवाल कोई पूछे आपसे कि बताइए क्या सभी परिमेय संख्याएं, सुनिएगा, क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है? तो आप बोलिएगा हाँ। देख लीजिए, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, हाँ। सवाल पूछेगा क्या सभी अपरिमेय संख्याएं, क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है? तो बोलिएगा हाँ। मान लीजिए वास्तविक संख्या पिता है, वास्तविक संख्या पिता है तो उसके दो पुत्र हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो बताइए ये परिमेय संख्या वास्तविक संख्या का पुत्र है? तो बोलिएगा हाँ है। फिर समझिए, हमने क्या बोला? वास्तविक संख्या को आप पिता मान लीजिए, इसके दो पुत्र हैं, कौन है भाई? तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो बताइए परिमेय संख्या वास्तविक संख्या का पुत्र है? तो बोलेगा हाँ। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का पुत्र है? तो हाँ। लेकिन अब उल्टा समझिए, क्या बोला जाएगा? क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? समझिए, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? तो जवाब दीजिएगा नहीं। वास्तविक संख्या के मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों,
परिमेय और अपरिमेय दोनों, केवल परिमेय नहीं, केवल अपरिमेय नहीं, बल्कि परिमेय और अपरिमेय दोनों। फिर सुनिए, अगर क्वेश्चन होगा कि क्या परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, तो बोलिएगा हाँ। क्या अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है? हाँ। लेकिन पूछेगा कि क्या वास्तविक संख्या परिमेय होती है? ना। वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है? ना। तो क्या होती है भाई? तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। वास्तविक संख्या का मतलब है कि परिमेय और अपरिमेय। मेरे इस बगली पर, इस पॉकेट पर लिखा है वास्तविक संख्या, सामने लिखा है वास्तविक संख्या, इसका मतलब है कि इसमें परिमेय भी है और इसमें अपरिमेय भी है, कोई एक नहीं है, दोनों है। तो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो यह हमारा पहला पाठ था, वास्तविक संख्या। हम लोग संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला वीडियो अगला दिन रिकॉर्ड किया जाएगा और उसे अगला दिन आपको YouTube पर लोड कर दिया जाएगा। ये मेरा YouTube पर पहला वीडियो है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में फैलाने की कोशिश कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। बाकी अगली वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।